नमस्कार प्यारे साथियों, जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान भूगोल सीरीज का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो और बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। चाहे आप राजस्थान एक दिवसीय एग्जाम में कोई भी परीक्षा दें, आप लोगों के लिए ये जो सीरीज है वो बहुत रामबाण सिद्ध होने वाली है। मैं इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का अपडेट करके और वो जो सारी चीजें और करंट से अपडेट रह करके एक एक चीजें आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो आप सभी विद्यार्थी भी इस सीरीज से लाभान्वित हुई, दूसरे विद्यार्थियों को भी जरूर आप शेयर कीजिएगा और आपके थोड़े से सहयोग मात्र से मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा। तो राजस्थान में भूगोल सीरीज और उसमें भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे। सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन में भी मरुस्थल का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया था हम लोगों ने, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, और उसके बाद में भी शुष्क मरुस्थल को भी हम लोगों ने दो सेक्शन में डिवाइड किया था। एक तो था बालू का स्तूप मुक्त और एक था बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। तो सेकंड टॉपिक पढ़ रहे थे, उसका नाम था भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन और भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में भी फर्स्ट चीज पढ़ रहे थे जिसका नाम था महान मरुस्थल। महान मरुस्थल और महान मरुस्थल में भी फर्स्ट चीज ए पॉइंट बना के हम लोगों ने हेडिंग बनाया था शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, एरिड डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल। और इसी शुष्क मरुस्थल के अंदर हम लोगों ने शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पहले पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का अध्ययन करने वाले हैं। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पहला जो कंप्लीट पढ़ा था, जिसमें रेत के टीले पढ़े थे हम लोगों ने, अनुदैर्घ्य टीले, अनुप्रस्थ टीले, बरखान टीले, उसके बाद में पैराबोलिक, तारा, जुगेन आकृति, इन सब चीजों का अध्ययन किया। और अब हम उस क्षेत्र को पढ़ेंगे जहां रेत के बड़े बड़े टीले नहीं पाए जाते हैं, पथरीला मैदान पाया जाता है। पथरीला मैदान पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुष्क मरुस्थल, और इसकी भी स्मॉल बी पॉइंट बना के ए हेडिंग हमने पढ़ी थी बालू का स्तूप युक्त। और अब हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश आप जानते हो कितना है, तो जवाब दोगे 41.50%। 41.50% भाग पर कौन सा प्रदेश स्थित है, जवाब क्या दोगे, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश स्थित है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि यहाँ पे रेतीला समतल मैदान मिलता है, लेकिन रेत के बहुत बड़े बड़े टीले यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। टीले जो पाया जाता था वो नाम था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जहां रेतीला कंप्लीट समतल मैदान मिलता है उसका नाम है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं। क्या लाइन लिखेंगे, इसमें रेतीला समतल मैदान पाया जाता है। 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 उसके बाद में नेक्स्ट, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के सर्वोत्तम उदाहरण कौन से, इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका जवाब देना है। देखो, ओसियां, जोधपुर, उसके बाद में फलोदी और बालोतरा, ये जो पूरा एरिया है ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का सबसे बेस्ट उदाहरण है। यानी कि 6 क्लास की आप एक हमारा राजस्थान बुक भी उठा के देखोगे तो उसमें भी इस टाइप का एक डायग्राम बना रखा है। तो जैसे कौन कौन से क्षेत्र इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के उदाहरण। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के उदाहरण है पोखरण ब्रैकेट में जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, फलोदी डिस्ट्रिक्ट, और बालोतरा भी अब अपने आप में डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। पोखरण जैसलमेर फलोदी, पोखरण जैसलमेर फलोदी, पोखरण जैसलमेर फलोदी और बालोतरा, पोखरण जैसलमेर फलोदी और बालोतरा, ये अच्छे एग्जाम्पल है किसके, तो आपका आंसर होना चाहिए
बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की। नेक्स्ट, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की सर्वोत्तम उदाहरण। बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की सर्वोत्तम उदाहरण, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की सर्वोत्तम उदाहरण, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की सर्वोत्तम उदाहरण, पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, फलोदी, पोखरण जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा है, पोखरण जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा है, पोखरण जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा है। ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की सर्वोत्तम उदाहरण है। जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? तो जवाब दोगे हम्मादा कहलाता है, यानी उसे क्या कहते हैं? तो जवाब क्या दोगे? हम्मादा के नाम से जाना जाता है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और जो बीच बीच में पथरीला भाग है वो हम्मादा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक शब्द हेडिंग बनाओगे, हम्मादा, हम्मादा, हम्मादा में लिखिए बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त पर पथरीला क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त पर पथरीला क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त पर पथरीला क्षेत्र हम्मादा कहलाता है, हम्मादा कहलाता है। बालू का स्तूप मुक्त तो है पर पथरीला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जवाब दोगे हम्मादा के नाम से। अब इस पथरीले क्षेत्र में बीच बीच में जो चट्टानी भाग है वहां से जल, वर्षा का जल वहां पे गिर करके इकट्ठा होता है, वर्षा का जल वहां से गिर के इकट्ठा होता है और वहां पे खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। खारे पानी की झीलें क्यों है? क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में 33 सागर का अवशेष है और 33 सागर के नमक खारापन के कारण यहाँ पे बड़ी बड़ी खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है, बड़ी बड़ी खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। और यदि अपेक्षाकृत बड़ी खारे पानी की झीलें होती है तो फिर उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जवाब दोगे प्लाया कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? प्लाया के नाम से जाना जाता है। अभी आपसे यदि प्रश्न पूछें कि प्लाया क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए खारे पानी की अपेक्षाकृत बड़ी झीलें, या सीधे लिखिए खारे पानी की बड़ी झीलें प्लाया के नाम से जानी जाती, जबकि खारे पानी की छोटी झीलें रण, रन या टाट कहलाती है। प्लाया खारे पानी की, खारे पानी की, खारे पानी की छोटी झीलें, खारे पानी की छोटी झीलें, खारे पानी की छोटी झीलें प्लाया कहलाती है। सॉरी, खारे पानी की बड़ी झीलें, खारे पानी की बड़ी झीलें, खारे पानी की बड़ी झीलें प्लाया कहलाती है। 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 ये स्थान की दृष्टि से स्थायी होती है, साल भर इनके अंदर जल नहीं रहता है। तो एक पॉइंट बना के लिख दोगे, स्थान की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से स्थायी होती है, स्थान की दृष्टि से स्थायी होती है, स्थान की दृष्टि से स्थायी होती है, स्थान की दृष्टि से स्थायी होती है। उसके बाद अगला आप लोग हेडिंग बनाओगे, रण ऑब्लिक रन ऑब्लिक टाट, रन, रन या टाट, रण, रन या टाट क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए खारे पानी की अपेक्षाकृत छोटी एवं अस्थायी झीलें रण, रन या टाट कहलाती है। रण सबसे ज्यादा जैसलमेर में है, रण, रन या टाट। तो इसमें भी आपको सेम चीजें लिखनी है, खारे पानी की, खारे पानी की छोटी एवं, खारे पानी की छोटी एवं अस्थायी झीलें, खारे पानी की छोटी एवं अस्थायी झीलें, खारे पानी की छोटी एवं अस्थायी झीलें रण कहलाती है। खारे पानी की छोटी एवं अस्थायी झीलें रण कहलाती है। अगला स्टेटमेंट, रण सर्वाधिक, रण सर्वाधिक जैसलमेर में है, रण सर्वाधिक
जैसलमेर में है। रण सर्वाधिक जैसलमेर में है। तो रण सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जवाब दोगे जैसलमेर में पाए जाते हैं। उसके बाद में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण के लिए अपनाई गई विधि को खड़ीन या पोखर कहते हैं। तो अगला आप लोग हेडिंग बनाओ, पोखर, पोखर ओब्लिक खड़ीन, पोखर ओब्लिक खड़ीन। हालांकि इसे तली के नाम से भी जानते हैं। खड़ीन, पोखर, तली क्या है ये? तो जवाब दोगे जैसे जैसलमेर क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में जल संरक्षण करने के लिए 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई विधि को खड़ीन कहा जाता है। तो यदि आपसे एक लाइन में प्रश्न पूछे कि खड़ीन क्या है, तो जवाब दोगे एक जल संरक्षण की विधि है। मानो कि ऐसे जैसे ये किसी व्यक्ति विशेष का खेत है और इसका ढलान इस साइड में है और जल बह के और रिस करके जा रहा है, तो उस बहते हुए जल को, रिसते हुए जल को रोकने के लिए यहाँ पे उस खेत का मालिक मेड़बंदी कर देगा। यहां से ये इस तरीके से मेड़बंदी बनाएगा, तो इस मेड़बंदी से जल पार करके जाएगा नहीं और ये जल यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ये इस जगह पे जल इकट्ठा होगा और इस इकट्ठे हुए जल इसी जमीन को चूस लेगी। तो जमीन चूस लेगी तो इसके अंदर नमी के अंदर, जमीन के अंदर नमी ओब्लिक इसके अंदर आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाएगी और आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये जमीन कृषि योग्य हो जाएगी और इसी जमीन के अंदर फिर एक कृषि की जाती है जिसका नाम है खड़ीन कृषि करते हैं। खड़ीन कृषि जिसमें मोटे अनाजों की कृषि होती है और खड़ीन कृषि सबसे ज्यादा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में होती है। खड़ीन कृषि सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो जवाब दोगे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में खड़ीन कृषि की जाती है। खड़ीन ऑब्लिक खड़ीन क्या है? एक लाइन में जवाब दें खड़ीन क्या है, तो जवाब दोगे जल संरक्षण की विधि है। जल संरक्षण की विधि है। जल संरक्षण की एक विधि को किस नाम से जानते हैं? तो जवाब दोगे खड़ीन कहते हैं। खड़ीन क्या है? तो जवाब आना चाहिए एक जल संरक्षण की विधि है। एक जल संरक्षण की विधि है। अब इसमें जल संरक्षण की विधि है खड़ीन। इसे जैसलमेर में इसे 15वीं शताब्दी में इसे 15वीं शताब्दी में इसे 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के इसे 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाया गया। इसे 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसे 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाया गया। इसे अपनाया गया। तो ये प्रश्न भी आता है खड़ीन कृषि किस जिले में होती है? जैसलमेर में। और इसे हम कौन सी टेक्निक बोलते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी बोलते हैं? जवाब दोगे खड़ीन तकनीक के नाम से जाना जाता है। इसे हम खड़ीन तकनीक बोलते हैं। उसके जस्ट बाद में अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे कि इसी जैसलमेर क्षेत्र में लाठी सीरीज पाई जाती है। जैसलमेर क्षेत्र में लाठी सीरीज पाई जाती है। अब लाठी सीरीज क्या है और इसकी क्या क्या विशेषता, बाप बोल्डर्स क्या है, तो आज हम लोग पूरी इसके ऊपर जो बात करेंगे वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कंप्लीट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। पहले युक्त प्रदेश पढ़ लिया, अब लोग हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ रहे हैं। बालू का स्तूप युक्त कंप्लीट होगा तो फिर शुष्क मरुस्थल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। अर्ध शुष्क मरुस्थल का अध्ययन बाद में करेंगे। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे जैसलमेर क्षेत्र के अंदर एक ऐसी नदी जो भूमिगत बहते हुए जिसके प्रमाण मिले हैं वो नदी कौन सी? जवाब दोगे सरस्वती नदी। जैसलमेर क्षेत्र में सरस्वती नदी, जैसलमेर क्षेत्र में सरस्वती नदी के भूमिगत बहते हुए प्रमाण मिले हैं। सरस्वती नदी के भूमिगत अंडरग्राउंड बहते हुए प्रमाण मिले हैं और यहाँ पे सेवण, करड़, अंजन, धामण आदि प्रकार की घासें मिली है। आदि घासें यहाँ पे मिली है। तो देखो सरस्वती नदी, और इसे ही हम कौन सी सीरीज के नाम से जानते हैं? तो जवाब दोगे लाठी सीरीज कहते हैं। यानी इसे हम कौन सी सीरीज कहते हैं? जवाब दोगे लाठी सीरीज। अब आपसे एक लाइन में कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे लाठी सीरीज क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक भूगर्भिक जल पट्टी। भूमि के गर्भ के अंदर पाई जाने वाली जल की पट्टी को लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। लाठी सीरीज एक भूगर्भिक
एक भूगर्भिक जल पट्टी है। एक भूगर्भिक जल पट्टी, एक भूमि के गर्भ के अंदर पाई जाने वाली जल की पट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए लाठी सीरीज कहते हैं। एक भूगर्भिक जल पट्टी है। उसके बाद में अगला, ये आईएएस 2007 में प्रश्न आया था, लाठी सीरीज क्या? एक भूगर्भिक जल पट्टी है। अगला, यहाँ सरस्वती नदी या सरस्वती नदी के भूमिगत बहते हुए प्रमाण मिले हैं। भूमिगत बहते हुए या सरस्वती नदी के भूमिगत बहते हुए प्रमाण मिले हैं। प्रमाण मिले हैं। यहाँ सरस्वती नदी के भूमिगत बहते हुए प्रमाण मिले हैं। प्रमाण मिले हैं। उसके बाद में यह है, ये मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य, मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य स्थित है। मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य स्थित है, यानी कि लाठी सीरीज किससे किसके मध्य स्थित है? तो जवाब दोगे मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य स्थित है। ये मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य स्थित है। और यहाँ अनेक प्रकार की घासें मिली, जैसे कौन कौन सी? सेवण, करड़, अंजन, धामण। तो लिखो यहाँ सेवण, करड़, अंजन, यहाँ सेवण, करड़, अंजन, धामण, यहाँ सेवण, करड़, अंजन, धामण घासें पाई जाती है। घासें पाई जाती है। यहाँ सेवण, करड़, अंजन, धामण घासें पाई जाती है। यहाँ सेवण, करड़, अंजन, धामण घासें पाई जाती है। और इसी लाठी सीरीज के अंदर यहाँ पे एक नलकूप खोदा गया, जिसका नाम है चांदन नलकूप। यानी कौन सा नलकूप खोदा गया? तो आपका जवाब होना चाहिए चांदन नलकूप या फिर चंदन नलकूप। इसी चंदन नलकूप में से बिना कोई मोटर लगे जल का रिसाव 24 घंटे होता रहता है, अतः इसे थार का घड़ा कहते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, चंदन नलकूप को या चांदन नलकूप को, चांदन नलकूप को थार का घड़ा, चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है, जो लाठी सीरीज वाले क्षेत्र में स्थित है। लाठी सीरीज में ही स्थित है। ठीक है। उसी बाद में अगला आप हेडिंग बनाओ, आंकल वुड फॉसिल्स पार्क। 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 आंकल वुड फॉसिल्स पार्क क्या है? तो जवाब दोगे यहाँ पे 18 करोड़ वर्ष पुराने जुरेसिक काल के जीवाश्म के अवशेष मिले। जीवाश्म में मछली की हड्डियों के प्रमाण और लकड़ी के प्रमाण मिले। विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के प्रमाण आंकल गांव में मिले हैं। और आंकल गांव में भी जैसलमेर जिले के और कौन से राष्ट्रीय उद्यान मिले? तो बताओगे राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए गए। राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए गए। आंकल वुड फॉसिल्स पार्क। आंकल वुड फॉसिल्स पार्क डैश करके लिखोगे जैसलमेर। जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। 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 कहाँ पे स्थित है? तो जवाब दोगे राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ 18 करोड़ वर्ष पुराने, यहाँ 18 करोड़ वर्ष पुराने, 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के अवशेष, 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के अवशेष, 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के अवशेष पाए गए हैं। 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के अवशेष पाए गए हैं। 18 करोड़ वर्ष पुराने मतलब लिखोगे जुरेसिक काल
के जुरेशिक काल यानी कि 18 करोड़ वर्ष पहले कौन सा काल चल रहा था, तो जवाब दोगे जुरेशिक काल की बात हो रही। कौन से काल की बात हो रही, जवाब दोगे जुरेशिक काल की बात कर रहे हैं हम लोग। जुरेशिक काल के 18 करोड़ वर्ष पुराने, उस समय डायनासोर पाया जाता था। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी जीके विद चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। आप एक अमूल्य निधि है और इस मैं मेरे खुद की ऊपर विश्वास करके आप लोगों को ये बात डेफिनेटली श्योरिटी के साथ में कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस समय राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल पर जीके विद SR विश्नोई का एक वीडियो ज़रूर चलेगा। ये मैं डेफिनेटली आपको इस दावे के साथ में कह रहा हूँ। मुझे मेरी मेहनत के ऊपर भरोसा है, मुझे विश्वास है, और जो मैं मेहनत करता हूँ उस अकॉर्डिंग हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। ये मेरी एक विशेषता रही है और इसमें आप सभी विद्यार्थियों का मुझे बहुत भरपूर सहयोग और साथ मिलेगा और आपके सहयोग और साथ से धीरे धीरे हम लोग सभी जगह पहुँच बनाएंगे। डेफिनेटली किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लेंगे। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होगा कि मैं एप्लीकेशन बना दूं और उसके माध्यम से फिर पैसा लूं, टेस्ट सीरीज चला दूं। ये मेरा कोई माइंडसेट टारगेट नहीं है। निशुल्क मात्रा में सभी विद्यार्थियों तक पहुंच बनाना मेरा एक मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि मैंने मेरी परिस्थितियां झेली है, कहाँ से मैं निकला हूँ, किस जगह पे पैम्पलेट बांट करके वहाँ से भी आगे बढ़ के पढ़ाई की। उन मतलब दिन में पैम्पलेट बांटे, रात में पढ़ाई की, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ करके भी पढ़ाई करनी पड़ी, तो वहाँ पे भी मैंने पढ़ाई की है। तो जीवन में एक संघर्ष झेला है, एक दौर झेला है और अभी भी जैसे एक छोटी आयु से पढ़ाना भी शुरू किया। और जब मैंने 23 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था और 1 महीने पूरी मेहनत की, तब जा कर के आप मान के चलिएगा कि शुरू की स्टार्टिंग में बहुत कम पैसा दिया और पूरे महीने मतलब कभी क्लासें हुई कभी नहीं हुई और 1 महीने मेहनत करके 4,000 रुपये अर्निंग की वहाँ से। ठीक है, और आज यदि 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा में जिस इंस्टीट्यूट में खड़ा होता हूँ तो वहाँ जा कर के 4,000 रुपये ईजी गोइंग में पेमेंट बनता है। ये 1-2 घंटे की बात मैं कह रहा हूँ वहाँ से। तो ये मेरा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है कि मेन जो पैसा है अर्निंग करना, वो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं एक एक विद्यार्थी, जो ऐसा विद्यार्थी जो गरीब तबके का है और उसके पास सर्टिफिकेट कंप्लीट है लेकिन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए इतना उसके पास में एफर्ट नहीं है, वो उस बड़ी बड़ी सिटीज़ में नहीं रह सकता है, तो उस विद्यार्थी तक मैं सभी सब्जेक्ट पहुंचाऊंगा और बड़ी ईमानदारी से पहुंचाऊंगा, बड़ी तसल्ली के साथ में पहुंचाऊंगा और उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसमें आपका विद्यार्थियों का जितना आप सहयोग हो सकता है वो करें निःशुल्क। जैसे आपसे मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पैसा लगा करके आप लोग सहयोग करें, जैसे दूसरे विद्यार्थियों को आप बता सकते हैं वर्बली, जब आप कोई लाइब्रेरी में पढ़ के चाय पीने जा रहे हैं या फिर उसके बाद में आप स्टेटस के माध्यम से या फिर आपका कोई रिलेटिव जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करता है, लेकिन आप जिसको भी बताओगे वो आपको बहुत बहुत साधुवाद देगा। ये मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। आपको कोई यूँ नहीं कहेगा कि ये सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे या गलत नहीं है। मैं मेरी मेहनत के ऊपर विश्वास करके आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी अचीव किया है अपने दम पे है, जो भी जीवन में आगे अचीव करेंगे वो अपने खुद के दम पे करेंगे, अपनी मेहनत के दम पे करेंगे और एक दिन पूरे राजस्थान के अंदर अपना जो एक नाम है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक दावे के साथ में कह रहा हूँ कि नाम कमाएंगे और आप लोगों का भी मैं भरपूर सहयोग करूंगा। किसी भी जगह पे किसी भी प्रकार की कोई कमी या कसर मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में आगे हम लोग जुरेशिक काल का है। यहाँ अगला लिखोगी, यहाँ यहाँ विश्व का प्राचीनतम, यहाँ विश्व का प्राचीनतम लकड़ी का अवशेष मिले हैं। यहाँ विश्व का प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष, यहाँ विश्व की प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। यहाँ विश्व की प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं, लकड़ी के अवशेष मिले हैं। उसके बाद में यहाँ मछली की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मछली की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मछली की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ हड्डियों के अवशेष, और किसकी हड्डियों के अवशेष, तो जवाब दोगे मछली की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो इसे हम कौन सा, इस गांव का नाम है पर्टिकुलर जिसका नाम है आंकलवुड फॉसिल्स पार्क के नाम से इसे जाना जाता है। इसे आंकलवुड फॉसिल्स पार्क कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बाप बोल्डर्स। क्या है बाप बोल्डर्स? ठीक है, बाप बोल्डर्स, बाप बोल्डर्स में
जैसे बाप तहसील अभी फलोदी में इंक्लूड हो चुकी है। बाप तहसील फलोदी में, पहले जोधपुर में थी। और यहाँ पे भी ग्लेशियर के अवशेष मिले हैं, हिमानी के अवशेष मिले हैं। और हिमानी के अवशेष कार्बोनिफेरस युग के हिमानी के अवशेष पश्चिमी राजस्थान में। इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पे पहले 33 सागर हुआ करता था, 33 सागर का अवशेष था। तो बाप बोल्डर्स सामने लिखो, फलोदी में है। पहले जोधपुर में था, अब कहाँ पे जवाब दोगे? फलोदी। तो बाप बोल्डर्स फलोदी में है। तो बाप बोल्डर्स कहाँ पे? तो जवाब दोगे फलोदी में। अगला इसमें लिखोगे बाप बोल्डर्स फलोदी में है। यहाँ यहाँ कार्बोनिफेरस युग, यहाँ कार्बोनिफेरस, यहाँ कार्बोनिफेरस युग, यहाँ कार्बोनिफेरस युग के, यहाँ कार्बोनिफेरस युग के हिमानी, हिमानी मतलब लिखोगे ग्लेशियर। यहाँ कार्बोनिफेरस युग के हिमानी, हिमानी का मतलब ग्लेशियर, हिमानी ग्लेशियर। यहाँ कार्बोनिफेरस युग हिमानी के अवशेष मिले हैं, हिमानी के अवशेष मिले हैं, हिमानी के अवशेष मिले हैं। कार्बोनिफेरस युग हिमानी के अवशेष मिले हैं। तो किसके अवशेष पाए गए? जवाब क्या दोगे? हिमानी के अवशेष। उसे हम क्या बोलते हैं? जवाब दोगे कार्बोनिफेरस युग के हिमानी के अवशेष, बाप बोल्डर्स के नाम से जाना जाता। इसी बाप बोल्डर के जैसे कंकर पत्थर से बना हुआ क्षेत्र, लेकिन जोधपुर ग्रामीण में है, उसका नाम है भादुरा बालू का सम, भादुरा बालू का सम, भादुरा बालू का सम। और इसमें लिखिए भादुरा बालू का सम, भादुरा बालू का सम में यहाँ भी हिमानी के अवशेष, यहाँ भी हिमानी के अवशेष, यहाँ भी हिमानी के अवशेष मिले हैं, यहाँ भी हिमानी के अवशेष मिले हैं, यहाँ भी हिमानी के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले? तो जवाब क्या दोगे? हिमानी के अवशेष मिले, यहाँ भी हिमानी के अवशेष। नेक्स्ट लिखो, यह कंकर पत्थर, अभी जो प्रेजेंट में है यहाँ पे कंकर पत्थर फैला हुआ है, तो ये कंकर पत्थर से बना क्षेत्र, ये कंकर पत्थर से बना क्षेत्र, ये कंकर पत्थर से बना क्षेत्र, कंकर पत्थर से बना क्षेत्र जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, जोधपुर ग्रामीण में। अब तो प्रेजेंट में ये क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो जवाब दोगे जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। कंकर पत्थर से बना ये क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो जवाब दोगे जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। अगली एक आप सिचुएशन समझे, इंसेल वर्ग। ये प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या कौन सी आकृति या कौन सी विशेषता बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की नहीं है। तो वहां से ये प्रश्न इंसेल वर्ग देता है। इंसेल वर्ग आप लोग याद रखना, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में है, न कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में। बालू का स्तूप मुक्त। एक गुंबद नुमा आकृति का चट्टानी भाग, जैसे मान लो कि यहाँ से फिर यहाँ तक एक कोई चट्टान था और मिट्टी यहाँ तक फैली हुई थी, फिर मिट्टी धीरे धीरे वायु के माध्यम से उड़ के चली जाए और वो चट्टान उसी जगह पर है, नीचे से उसकी चोट लग करके कट जाए और ऊपर से गुंबद डॉम्स के टाइप का वो नीचे से आकर के पतला हो जाए। तो ऐसा आप गूगल सर्च करके देखोगे तो आपको, आप इसे यूं डालना कि इंसेल बर्ग शेप, तो भी आपको इसकी आकृति दिखाई देगी। इंसेल बर्ग में लिखोगे गुंबद नुमा आकृति का चट्टानी प्रदेश, गुंबद नुमा आकृति का, गुंबद नुमा आकृति का, गुंबद नुमा आकृति का चट्टानी भाग, गुंबद नुमा आकृति का चट्टानी भाग, गुंबद नुमा आकृति का चट्टानी भाग इंसेल बर्ग कहलाता है। गुंबद नुमा आकृति का चट्टानी भाग इंसेल वर्ग कहलाता है। गुंबद नुमा आकृति का चट्टानी भाग क्या कहलाता है? तो जवाब दोगे इंसेल वर्ग कहलाता है, इंसेल वर्ग कहलाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण, इसका सर्वोत्तम उदाहरण, इसका सर्वोत्तम उदाहरण, इसका सर्वोत्तम उदाहरण माउंट आबू है। ध्यान रखना, माउंट आबू ये सही एग्जाम्पल है इसका, सबसे बड़ा इसका। बाकी पूरे पश्चिमी राजस्थान में खूब सारे इंसेल वर्ग पाए जाते हैं, इंसेल वर्ग मिलते हैं, इंसेल वर्ग। ठीक है, तो ये वर्ग मादा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें
हम लोगों ने अध्ययन किया, किसका जवाब दोगे? भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में भी क्या पढ़ रहे हैं, जवाब दोगे महान मरुस्थल। और महान मरुस्थल में भी किसका अध्ययन कर रहे थे हम लोग? शुष्क मरुस्थल का। शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा। एक तो हमारी हेडिंग थी जिसको हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा, जिसका नाम था बालू का स्तूप। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है 58.50%, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है 41.50%। मुक्त प्रदेश में पथरीला क्षेत्र ज्यादा है, जबकि युक्त प्रदेश में रेत के टीले पाए जाते हैं। इसी चीज के अंदर एक चीज मैं आपको ये और बता देता हूं कि इसी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जो पथरीला भाग है उसे थली भी कहते हैं, और हम लोग थली पढ़ चुके हैं। थली कहाँ पे स्थित है, जवाब दोगे थली। थली क्या है, तो आपका जवाब दोगे थली एक क्षेत्र है। थली एक क्षेत्र है। थली एक एरिया का नाम है, थली किसी आकृति का नाम नहीं है, थली एरिया का नाम है, थली क्षेत्र है। सरदार शहर चूरू। सरदार शहर चूरू। सरदार शहर चूरू का क्षेत्र, सरदार शहर चूरू का क्षेत्र थली कहलाता है। सरदार शहर चूरू का क्षेत्र थली कहलाता है। सरदार शहर चूरू का क्षेत्र थली कहलाता। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टीले का प्रकार नहीं है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, थली। तो थली कोई टीला नहीं, बाकी टीले के टाइप है। ये भी पूछा गया प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में नहीं पाई जाएगी? तो बरखान, ज्यूगेन, पैराबोलिक, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग युक्त में नहीं, इंसेलबर्ग कहाँ पे? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में पाई जाती है। तो अगले वीडियो का हम लोग अंदर पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल, और अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 हेडिंगों में बांटेंगे। घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, और उसके बाद में लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। तो अगले पूरे कंप्लीट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बालू का स्तूप, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो बहुत सारी जैसे स्कूल भी जाना होता है, उसके बाद में क्लासें ऑफलाइन भी होती है, और आप लोगों से भी रूबरू होना होता है। ये मेरी एक इंटरेस्ट है, आप लोगों से डेली रूबरू होना, और एक मेरा अंदर से ये चीज़ें देखना, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट पढ़ना, और उससे एक मुझे एक ऊर्जा मिलती है, इंटरेस्ट आता है। और ये मैं करता रहूँगा, ज्योग्राफी में भी करूँगा, दूसरे विषय में भी करूँगा। तो ज़रूर हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करके, और आप सभी विद्यार्थी सरकारी सेवा के अंदर जल्दी ही चयनित हो, और जल्दी चयनित होकर के, और यदि आप मिलेंगे या फिर हम लोग मिलेंगे, उसके साथ में आप डिस्कस भी करेंगे इस चीज़ से, और आपका एक जीवन यदि बहुत अच्छे तरीके से सफल हो जाता है, तो इसमें मेरा 0.01% भी योगदान होता है, तो भी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।